हो गया ना? Good morning, very very good morning all of you. Welcome to the classes DLED Haryana plus Gwalior, paper number 3, second year, and that is understanding of self, inclusive education and diversity और gender. So इसके अंदर बेटा हम लोग जो है ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट यूनिट कर रहे हैं और वही थोड़ी सी बड़ी है यानी थर्ड यूनिट, उसके बाद फोर्थ बहुत छोटी सी यूनिट है और फिर उसके बाद ये बुक हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो आज की क्लास में जो हम लोगों ने करना है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमने पिछली क्लास में जस्ट स्टार्ट किया हुआ था और एक करिकुलम वाला पार्ट वही हमने आज कवर करना है। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ एक पॉइंट्स बताए थे जो बेसिकली हमारे किस में काम आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। जैसे हमारे इंडियन क्लासरूम में इंक्लूसिव पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और इंक्लूसिव को एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा जो है वो सभी तरह के बालकों के लिए उसे फाइन माना गया, अच्छा माना गया है। तो उसको उस तरह के सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से वे आउट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो स्कूल में या एज अ टीचर या एज अ मैनेजमेंट यूज की जा सकती हैं। तो उन टेक्निक्स में हमने पिछली बार जैसे 5 टेक्निक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, वहां तक हमारा खत्म हो गया था। तो वो 5 टेक्निक्स थी होल क्लास टीचिंग। होल क्लास टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कक्षा शिक्षण। इसके अंदर क्या बताते हैं बेसिकली कि सारे के सारे बच्चों को एक साथ बुलाना, एक साथ पढ़ाना और जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो उसे वो फुलफिल करना। जैसे कि अगर कोई अंधा बच्चा है तो उसे ब्रेल स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाएगी, अगर कोई चल नहीं सकता तो उसे व्हील चेयर दी जाएगी। और साथ साथ सभी बच्चों को पढ़ाते समय जैसे अगर एक नॉर्मल टीचर एक क्लास टीचर पढ़ा रहा है तो जो दूसरे बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए साथ में उनके एक स्पेशल एजुकेटर रहेंगे। तो साथ साथ वो अपनी इंस्ट्रक्शंस भी देते रहेंगे और साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करते रहेंगे। तो इट्स ऑल होल क्लास टीचिंग, मतलब बढ़ाना सबको एक साथ है, संपूर्ण कक्षा में एक साथ सबको बिठाना है और सबकी समस्याओं का निवारण भी एक साथ किया जाएगा, ठीक है। दूसरा वे आउट इसमें बताया गया था कोलैबोरेटिव टीचिंग। कोलैबोरेटिव को हिंदी में बोलते हैं बेटा सहयोगी शिक्षण। क्या बोलते हैं? सहयोगी। सहयोग मतलब एक दूसरे के सहयोग से किया जाने वाला शिक्षण। एक दूसरे के सहयोग से किया जाने वाला शिक्षण का मतलब क्या होता है कि जहां पर पढ़ाने के लिए जो है टीचर्स होते हैं जो एक से ज्यादा होते हैं, तो जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर जैसे नॉर्मल आप क्लासरूम में देखते हो सिर्फ एक टीचर पढ़ाने आता है, लेकिन जो सहयोगी शिक्षण होता है इसके अंदर बहुत सारे टीचर, जैसे कम से कम 3 या 4 टीचर्स जो होंगे वो एक साथ पढ़ाने आते हैं। तो वो अपने आप बाद में तैयारी कर लेते हैं, पहले से तैयारी करके आते हैं कि हम जब पढ़ाने आएंगे तो मुझे क्या बोलना है, उसके बाद जहां मैं रुकूंगा वहां दूसरे टीचर को बोलना शुरू करना है और जहां दूसरे टीचर की टर्न पूरी हो जाएगी तो उसके बाद तीसरे टीचर को बोलना है। तो वो ना ये आपस में डिसाइड करके आते हैं कि कहाँ पर किसको रुकना है, कहाँ पर किसको बोलना है। तो ये हमारा था कोलैबोरेटिव टीचिंग, जहां पर मिलकर एक से ज्यादा टीचर्स क्लास को पढ़ाने के लिए आते हैं। तीसरा वे आउट इसके अंदर है बेटा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रियाशीलता आधारित अधिगम। तो ये नाम से ही क्लियर होता है, एक्टिविटी मतलब जहां पर आप बच्चे को कोई भी चीज जो सिखा रहे हो वो डूइंग के बेस पे सिखा रहे हो, करके सीखने पर आधारित है। तो इस तरह की लर्निंग बच्चे को जब प्रोवाइड की जाती है तो कोशिश की जाती है कि उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया जाए, हर चीज को सीखने के लिए वो चीजों के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आए और उस प्रकार से वो चीजों को सीखने की कोशिश करे। और उसके बाद फोर्थ आ जाता है बेटा पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में कर ली थी, तो जस्ट आई एम गेटिंग इट्स मेन एक रिवाइज, एक रिविजन दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो सहयोगी शिक्षण है पीयर ट्यूटोरिंग, जिसमें मैंने बताया था कि पीयर ट्यूटोरिंग में पीयर्स, पीयर कौन होते हैं? जो हमारे साथ पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं। तो वहां पर ऐसे दो दो बच्चों की पेयरिंग कर दी जाती है, जिसमें एक जो है थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, जिसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, और एक वो जिसे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो हम क्या करते हैं कि हम जो जिसको अच्छा आता है उसे बोलते हैं कि उसको अच्छा नहीं आता उसको तुम सिखा दो। तो ऐसे करके हम पीयर ट्यूटोरिंग करवा देते हैं। ट्यूटोरिंग जैसे हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना, तो ट्यूटोरियल उसको बोलते हैं। तो एक तरह से एक जो जिसे अच्छा आता है और एक जिसे कम अच्छा आता है, तो ऐसे दो दो की पेयरिंग कर देते हैं।
तो इट्स कॉल्ड एज पीयर ट्यूटोरिंग। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। और साथ में रहा कोऑपरेटिव लर्निंग लास्ट में, जिसे हम सहकारी अधिगम बोलते हैं। जैसे कोलैबोरेटिव टीचिंग होती है, ऐसे कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। कोलैबोरेटिव का मतलब, टीचिंग का मतलब क्या हो गया कि मिलकर और पढ़ाना। कोलैबोरेट करना मतलब एक दूसरे को सहयोग देते हुए पढ़ाना। इज इट क्लियर? तो जहां पर 4, 3 जितने भी टीचर्स हैं वो एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं और मिलकर बच्चों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वो होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग। ऐसे कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? जहां पर होता है मिलकर पढ़ना। सो मिलकर पढ़ना मतलब जैसे ईच फॉर ऑल फॉर ई। मैंने तुम 6-6, 7-7 बच्चों के ग्रुप्स बना दिए। अब वहां पर क्या हो रहा है? ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है, वहां पर मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग है, सॉरी। तो यहाँ पर सब एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। अच्छा तुम्हें ये नहीं आता तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अच्छा तुम मुझे ये वाला समझा दो तुम्हें अगर ये आता है। तो ऐसे मिलकर एक दूसरे की मदद करना, जहां पर जिसको जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हो वो सॉर्ट आउट करना। तो यहाँ पर इसलिए रूल भी होता है ये ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच, मतलब एक प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक। इज इट क्लियर? तो वहां पर इसलिए सब एक दूसरे की मदद करते हैं। सो इट्स कॉल्ड एज कोऑपरेटिव लर्निंग। हमने पिछली क्लास में यहां तक खत्म कर लिया था। इससे अगला टॉपिक हमारा बेटा आज की जो हम क्लास में हमें करना है वो पेज नंबर 284 इन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में 284 और ये करिकुलम वाला टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? डिस्क्राइब द कंसर्न्स करिकुलम कंसर्न इन द इंडियन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी ये सवाल हमारा देखो इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 264 पे दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में 264 पर है और हिंदी मीडियम में 284 पे दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 284 और 264 मैंने बताया है ना। यस तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसने हमें यही डिस्कस करने के लिए बताया है कि व्हाट इज करिकुलम, डिस्क्राइब द करिकुलम इन कंसर्न विद इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि हम यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं हर जगह कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसको देने के तरीके भी हमने इंक्लूसिव के पढ़े हैं, जैसे कोलैबोरेटिव टीचिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग या पीयर ट्यूटोरिंग या होल क्लास टीचिंग। ये सब तरीके किसके पढ़े थे? इंक्लूसिव के ही पढ़े थे। अब हम आ गए हैं, जैसे मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया कि हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, ये हमने पिछली क्लास में किया। फिर हमने इसकी टेक्निक्स पढ़ी कि किस किस तरीके से हम जो है और इस इंक्लूसिव एजुकेशन के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो हमने वो टेक्निक्स में जैसे यही जो मैंने अभी 5 बताई वो हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि करिकुलम इसका क्या होता है। अगर हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही जगह पर सारे के सारे बच्चों को बुला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, विच इज फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव का मतलब यही तो होता है, एजुकेशन फॉर ऑल। और ऑल का मतलब सभी, सभी मतलब वो हर प्रकार का बालक, चाहे वो अंधा है, चाहे वो गूंगा है, चाहे वो बहरा है, चाहे वो स्पेशल नीड वाला है, हर बच्चे को आप एक साथ वेलकम कर रहे हो। तो इसका मतलब ऐसे बच्चों के लिए जब करिकुलम बनाना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी ना। सो वहां पर हमें करिकुलम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना है और किन किन नियमों को फॉलो करना है, वही सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि करिकुलम वो जो कंसर्न विद इंक्लूसिव एजुकेशन हो। इज इट क्लियर? सो अब देखो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू SEC, आप इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है? सारे हिंदी वाले ही हो? ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे अगर हम SEC के अकॉर्डिंगली बात करते हैं करिकुलम की, देखो आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, ये परिभाषा दी हुई है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। इसका मतलब ये होता है कि पाठ्यक्रम की एक परिभाषा उन्होंने दी है कि जो SEC के अनुसार, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार, कि करिकुलम होता क्या है सबसे पहले। करिकुलम एक तरह से पूरा जीवन जो बच्चा स्कूल में बिताता है और वो क्या क्या करेगा उस पूरे जीवन में, तो उसका पूरा सार करिकुलम होता है। इज इट क्लियर? तभी तो हम उसमें विषयों की बात करते हैं। अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसमें डिटेल दिया है, हिंदी पढ़ रहा है तो उसका डिटेल दिया है, यानी कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स और अदर देन एकेडमिक सब्जेक्ट्स यानी को करिकुलर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार की चीजों का पूरा डिटेल, हर प्रकार के विषय का पूरा डिटेल करिकुलम के अंदर दिया होता है। ठीक है,
सो इंग्लिश में एक बार किसी ने नोट करना हो तो प्लीज कर लेना. द होल लाइफ ऑफ द स्कूल इज द करिकुलम. करिकुलम किसे कहा गया है? पूरे जीवन को. होल लाइफ ऑफ द स्कूल, उसी को करिकुलम कहा गया है. विच कैन टच द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑल पॉइंट्स. जो व्यक्ति के जीवन को, बालक के जीवन को उसके सभी बिंदुओं पर टच करती है. सभी बिंदु मतलब चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो तो भी करिकुलम उसे इफेक्ट डालेगा, मेंटल डेवलपमेंट हो तो भी करिकुलम उसे इफेक्ट डालेगा, सोशल डेवलपमेंट हो तो भी करिकुलम उसे इफेक्ट डालेगा. यानी उसके हर पहलू को टच करता है. एंड हेल्प देम इन द एवोल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी. और उसे एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी फ्रेम करने में मदद करता है, उसको बनाने में उसकी मदद करता है. क्लियर? ये तो हो गया हमारा करिकुलम. अब परिभाषा. अब यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले इन्होंने करिकुलम को जनरली बताया, ठीक है. अब उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है. देखो नीचे दिया हुआ है ना बेटा, पाठ्यक्रम विकास से आप क्या समझते हैं. जस्ट उसके नीचे फिर आपने इसको ये भी बताना है कि पाठ्यक्रम विकास क्या होता है. अब ध्यान देते हैं, हमने करिकुलम डिस्कस किया. करिकुलम के अंदर दो टर्म्स होती हैं बेटा, एक होता है करिकुलम डेवलपमेंट और एक होता है करिकुलम चेंज. एक क्या होता है? करिकुलम चेंज. सो करिकुलम डेवलपमेंट होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम विकास, और इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? पाठ्यक्रम परिवर्तन. क्लियर? सो पाठ्यक्रम विकास का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम विकास का मतलब होता है, मतलब जैसे डेवलपमेंट मतलब किसी चीज को विकसित करना. यानी अगर जैसे हम सपोज 1 साल पढ़ाते हैं तो उसमें कई कमियां निकलती हैं, कई बारी हमें पता चलता है कि ये लूप होल्स है, ये कमियां रही हैं करिकुलम में, तो अगले साल हम इसको क्या करेंगे? इन कमियों को दूर कर देंगे. तो जब हम ऐसा सोचते हैं और उस तरह से करिकुलम के अंदर कोई चेंज लाते हैं, जो चैप्टर के अंदर कोई हमने चेंज कर दिया या कुछ उसको उसके क्वेश्चंस में चेंज कर दिया, किस चैप्टर को ले आए, किस चैप्टर को हटा दिया, या हर चैप्टर में कोई एक्टिविटी कनेक्ट कर दी जो पहले नहीं होती थी, तो ये सब जो हम कर रहे हैं बदलाव, इसे बोलते हैं करिकुलम डेवलपमेंट. इसे क्या बोलते हैं? करिकुलम डेवलपमेंट. लेकिन करिकुलम चेंज का मतलब क्या होता है बेटा? करिकुलम चेंज का मतलब है कि उसके विषय को ही बदल देना, उसके बेस को ही चेंज कर देना. यानी इसका मतलब ये है कि उसकी फिलॉसफी, जैसे पहले हमने फिलॉसफी जो थी वो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी के आधार पर करिकुलम था, लेकिन अभी हमने जो है फिलॉसफी में हमने आइडियलिस्टिक की जगह आज की डेट में, पहले होता था ना कि गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और उस तरह का जीवन होता था और वहां पर चिंतन और मनन जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता था पढ़ाने के लिए. लेकिन आज की डेट में क्या होता है? प्रैग्मेटिस्टिक एजुकेशन है, यानी कि जो प्रयोजनवादी शिक्षा है. प्रयोजनवाद का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी चीज को सिखाया जाता है उसकी उपयोगिता के आधार पर, यानी जिस चीज को करने का फायदा है वो तो सिखाओ और जिस चीज को करने का फायदा नहीं है उसे मत पढ़ाओ, ये कहा जाता है. तो बेसिकली जहां पर हम करिकुलम के बेस को, उसकी फिलॉसफी को ही बदल दें और फिर उसमें परिवर्तन लाएं, उसके विषयों को ही बदल दें, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? करिकुलम चेंज कहते हैं. इज इट क्लियर? तो देखो, जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार, क्योंकि हम हर साल इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी कंप्लीटेड. इन अदर वर्ड्स, करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या है? टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन and to know that till what extent desirable changes have achieved or not. इसका मतलब यही है कि करिकुलम डेवलपमेंट हमें क्योंकि पढ़ना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हम बच्चों में वांछनीय परिवर्तन ला पाए हैं, और अगर हम नहीं ला पाए तो और क्या परिवर्तन करें जिससे कि वो वांछनीय परिवर्तन, यानी वो जो उद्देश्य है हमारे, उसे हम अचीव कर सके, उन्हें हम प्राप्त कर सके. तो उसके लिए हम समय समय पर जो परिवर्तन करेंगे पाठ्यक्रम में, उसे हम क्या बोलेंगे? करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास बोलते हैं. इज इट क्लियर? सो यहां देखो, पाठ्यक्रम विकास जैसे इन्होंने परिभाषा दी है पाठ्यक्रम विकास की, 285 पेज पर आप पढ़ो. सीखने के अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाना. यानी आप जो भी प्लानिंग्स करते हो वो सब इसलिए करते हो ताकि बच्चों के बिहेवियर्स में चेंज लाया जा सके, तथा परीक्षण के माध्यम से यह जानना, परीक्षण मतलब एग्जाम, परीक्षा, उसके आधार पर हम क्या जानते हैं कि इस नियोजन से किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है. यानी कि हम एग्जाम के द्वारा हमें ये सीखने में, ये जानने में मदद मिलती है कि हमने वो जो उद्देश्य पहले रखे थे, क्या हम उन्हें प्राप्त कर पाए हैं,
क्या हम बच्चों के व्यवहार में वो परिवर्तन ला पाए हैं जो हम लाना चाहते थे, और अगर लाए हैं तो किस सीमा तक लाए हैं। इसे जानने के लिए हमें बार बार करिकुलम डेवलपमेंट वहां पर हमारी मदद करता है। क्लियर? इसीलिए उसमें बार बार परिवर्तन किए जाते हैं। अब आगे देखो, इसके अंदर 4 मुख्य तत्व हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं स्टडी करने की और परिवर्तन लाने की। जैसे कि इसके अनुसार टीचिंग एम्स, यानी हम जो भी हमारे मतलब करिकुलम में जो विकास किया जाता है या परिवर्तन किया जाता है, उसका मुख्य आधार क्या होता है? टीचिंग एम्स, यानी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, उन्हें देखना। इज इट क्लियर? और अगर वो नहीं प्राप्त किए गए हैं या उसमें कोई कमी रह गई है तो उन्हें दोबारा से फ्रेम करना। दूसरा, टीचिंग मेथड्स और सिलेबस, यानी हमने जो तरीके यूज किए पढ़ाने के वो फिट थे कि नहीं थे। अगर वो फिट नहीं है तो फिर उनमें कोई परिवर्तन लाना। तीसरा, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, आपने जो उनको चेक करने के लिए बच्चों के एग्जामिनेशन को जो भी टेस्ट प्रोसीजर्स यूज किए वो किस लेवल तक यूजफुल है। क्या हमें वो जैसे कॉन्टिन्यूअस सीसीई पैटर्न हमें फॉलो करना है, या हमें जो है साल में 3 बार वाली परीक्षाओं को देखना है। ये सब चीजें हम टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बेस पर ही डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? एंड देन लास्ट पॉइंट इज फीडबैक, बच्चों को फीडबैक भी तो देनी है, तो वो फीडबैक भी हम जो है इसी के आधार पर दे सकते हैं। इज इट क्लियर? ये था हमारा एक इसमें पार्ट हुआ। अब हम आ जाते हैं करिकुलम कंसर्न इन इंक्लूसिव एजुकेशन। बेटा क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे बताया था कि हम कौन से करिकुलम की बात करें, विच इज कंसर्न विद इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी तक तो इसने आपको बेसिक बताया कि करिकुलम होता क्या है और करिकुलम डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, ये बताया है। अब हम बात करेंगे कि जो करिकुलम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अगर आप डिसाइड करते हो, मतलब समावेशी शिक्षा के लिए अगर आप करिकुलम बात करते हो कि कैसा होना चाहिए, तो उसे डिसाइड करते समय हमें कुछ बातें हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में रखने की आवश्यकता है। तो वो बातें कौन कौन सी हैं वो इसने आपको यहाँ बताई हुई है। देखो 285 पेज पे दी हुई हैं वो बातें। करिकुलम कंसर्न इन इंक्लूसिव एजुकेशन, सो यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन सी बातें हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित बातों को ध्यान से रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें? जैसे पहला, लचीला पाठ्यक्रम, यानी कि फ्लेक्सिबल करिकुलम। आप जब इंक्लूसिव पैटर्न की बात करते हो तो आप कभी भी कोई एक ऐसा फिक्स करिकुलम बच्चों के लिए हमेशा के लिए डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिमांड्स होती हैं सोसाइटी की वो चेंजिंग होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं वह भी बदलती रहती है। सो बच्चों की प्रॉब्लम्स भी हमेशा बदलती रहती है, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम में भी समय समय पर परिवर्तन करना आवश्यक होता है। अभी आपने पढ़ा ना ऊपर करिकुलम डेवलपमेंट, तो वो क्यों जरूरत है? क्योंकि डिमांड्स जो सोसाइटी की है वो परिवर्तनशील है, कभी भी कुछ भी एक जैसा रहने वाला नहीं है। आप एक करिकुलम, एक चैप्टर आपने बना दिया, उसे आप 10 साल तक चला लोगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती है। तो पहला पॉइंट इसने यही बताया है कि इंक्लूसिव पैटर्न के अंदर जो करिकुलम है ना, वो हमेशा चेंजिंग फॉर्म में होना चाहिए, वो लचीला होना चाहिए। जो आवश्यकता के अनुसार अगर परिवर्तन करने की जरूरत हो तो उसे परिवर्तित किया जा सके। दूसरा पॉइंट है बेटा सहकारी पाठ्यक्रम, कोऑपरेटिव करिकुलम। सहकारी पाठ्यक्रम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव करिकुलम, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे ना कोऑपरेटिव लर्निंग की, कि सब मिलकर सीखें, मिलकर करें। तो ऐसी एक्टिविटीज उस करिकुलम में होनी चाहिए जो बच्चे मिलकर एक दूसरे के साथ परफॉर्म कर सके। इज इट क्लियर? तो ऐसा होना चाहिए उसके अंदर। फिर यानी करिकुलम should be constructed in such a way that cooperative activities can be developed, जिससे कि बच्चों में क्या डेवलप की जा सके? कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा आज से तुम्हारे वो बच्चे जो है स्टूडेंट्स वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए हैं ना। लास्ट सैटरडे तो मुझे बोल रहे थे बच्चे कि आज से हमारी टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट है। हाँ, हरियाणा वालों की है। आप सारे एमपी वाले हो? अच्छा, हाँ, तो वही पिछली क्लास में बच्चे बोल कर गए थे ये चीज ना, कि अब वो मेरे ख्याल 4 क्लासों के बाद आएंगे शायद। यस, सो इज इट क्लियर? समझ में आया? अगला पॉइंट इसके बाद आता है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन इन द को करिकुलर एक्टिविटीज। पार्टिसिपेशन इन द को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उसके अंदर हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। सो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए भी हमें एक ऐसे करिकुलम की जरूरत है, क्योंकि टीचर हो चाहे स्कूल हो चाहे मैनेजमेंट हो,
हर कोई उसी करिकुलम को फॉलो करता है जो मतलब हर कोई करिकुलम को फॉलो करता है, जो भी कुछ करिकुलम में लिखा हुआ है हर कोई उसको देखता है। तो इसलिए इसमें करिकुलम में वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए जो कि बच्चों के अकॉर्डिंगली हो, हर बच्चे की नीड को पूरा कर सके। क्लियर? एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल करिकुलम। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक पाठ्यक्रम। व्यवहारिक मतलब वो जो बच्चे को थ्योरी की एजुकेशन ना दे, वो जो बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन दे, वो जो बच्चे को सही मायने में चीज को सिखाए। ये ना हो कि बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है और उसके कोई फायदे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन दे और उसका फायदा हो रियल टर्म्स में। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फिर सिंपल करिकुलम। अगर हमें एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें साधारण पाठ्यक्रम पर फोकस करना चाहिए। सिंपल करिकुलम का मतलब क्या होता है? साधारण पाठ्यक्रम। मतलब जितना सिंपल हम बच्चे के आगे परोसेंगे ना चीज को करके, उतना बच्चे के लिए चीजों को पढ़ना समझना आसान होगा। अगर हम चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाकर प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। फिर आ जाता है बेटा टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सामग्री। यानी बच्चे को जब आपने कोई भी चीज सिखानी है तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि ये हमें हर बच्चे को सिखाने में मदद करती है। जैसे हम कहते हैं ना ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना चाहिए। सो आप चाहे बोर्ड का यूज कर रहे हो, चाहे आप चार्ट का यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी मॉडल को लेके आ रहे हो, और आज की डेट में तो स्मार्ट क्लासरूम भी आ गए हैं, तो आप सब कुछ ही गूगल पे दिखा देते हो बच्चे को। तो इस तरह से हमें इस तरह की एड्स का यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है एडिक्वेट फैसिलिटीज, यानी पर्याप्त सुविधाएं। फिर हम इंक्लूसिव पैटर्न में और किस चीज को फोकस करते हैं कि इंक्लूसिव का मतलब ही यही है कि विद फैसिलिटीज। यानी जब आप किसी बच्चे को स्कूल में बुला रहे हो, क्योंकि वो एजुकेशन फॉर ऑल है। अब यहाँ पर अगर आप किसी बच्चे को स्कूल में बुला रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ उसे बुलाना नहीं है, बल्कि आपने उसे सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जो करिकुलम होगा विद ऑल एडिक्वेट फैसिलिटीज होगा। फैसिलिटीज जैसे अंधा बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी आपको। अगर कोई गूंगा बहरा बच्चा है तो उसके लिए वो एड प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। और अगर कोई सपोज मान लो चल फिर नहीं सकता तो व्हील चेयर होनी चाहिए। अगर उसको क्लासरूम तक छोड़ना है तो कोई हेल्पर अटेंडिंग करने वाला, उसको अटेंड करने वाला होना चाहिए, अटेंडेंट होना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर विद ऑल फैसिलिटीज, इंक्लूसिव पैटर्न क्या बोलता है कि विद ऑल फैसिलिटीज हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? एंड देन पार्टिसिपेशन इन गेम्स ऑल्सो, खेलों में भाग ले रहा है। यानी करिकुलम के अंदर एक पॉइंट जो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जब तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका मेंटल सोशल इमोशनल कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वो है कि गेम्स, खेल, ऐसे कोई चीजें होनी चाहिए जो बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए हो, जिसमें पार्टिसिपेट करके बच्चे को मजा आए, साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो। तो बेसिकली इन चीजों को भी उसमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। यहां तक समझ में आ गया बेटा? सो ये हो गया हमारा करिकुलम। जब हम बनाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है जो हमें उसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब अगला सवाल हमारा आज का आ जाता है, व्हाट इज इवैल्यूएशन। आपका इवैल्यूएशन का क्वेश्चन कई जगह पर पूछा जाता है बेटा। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ये मूल्यांकन बेसिकली उन परीक्षाओं की बात की जा रही है कि जिनको देने के बाद बच्चे को ये पता चलता है कि मैंने क्या सीखा, कितना सीखा। इज इट क्लियर? तो पहले ये जो टर्म थी वो क्लास टेस्ट तक लिमिटेड थी, यानी कक्षा में होने वाली परीक्षाएं, या जैसे हम एग्जाम देते थे साल में 3 बार, उन एग्जाम के जरिए पता चल जाता था बच्चे को कि उसने कितना सीखा। इज इट क्लियर? लेकिन आज की डेट में क्योंकि हमारा जो हराइजन है वो ब्रॉडन हो गया, तो देखने का नजरिया भी बदल गया। तो आज की डेट में हम ये नहीं सोचते बच्चे ने कितना सीखा, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि टीचर ने कितना सिखाया, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक प्राप्त किए गए। तो उसके लिए हम सिर्फ टेस्ट तक लिमिटेड नहीं होते। तो उसके लिए टर्म भी कौन सी आ गई बेटा? मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ब्रॉडर टर्म है जो सिर्फ बच्चे को उसके एग्जाम देने के आधार पर डिटरमिन या टेस्ट नहीं करती। जो एक कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है बच्चे का, उसे पूरे साल हर तरह की क्रियाओं में उसकी भागीदारी को देखना, उसके पार्टिसिपेशन को देखना, वो कितना इन्वॉल्व है चीजों में वो देखना, वो कितने जवाब देता है उसे देखना। तो वो हर चीज को इंक्लूड करता है, तभी हम उसे क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन यानी कि
मूल्यांकन बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो मूल्यांकन एक ब्रॉडर टर्म है रादर देन वो जो ट्रेडिशनल टेस्ट होते थे उनसे। इज इट क्लियर? सो हम इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर बेटा बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, एक परिभाषा मैं आपको लिखवा देती हूँ विच इज गुड, जो आपने मतलब याद कर सकते हो। तो आप लिखेंगे मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से नहीं, मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से बहुत अधिक व्यापक है, मापन से बहुत अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत गुणात्मक तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है, गुणात्मक तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। सो इसके अंदर हम जो है बेटा सिर्फ हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी वो परीक्षाएं जिनके आधार पर हम मार्क्स देते थे सिर्फ हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे, बल्कि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करते हैं जिनके आधार पर मार्क्स नहीं दिए जा सकते, जैसे बच्चा कैसा बिहेवियर कर रहा है, बच्चा कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सब चीजों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जिन्हें पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था। इज इट क्लियर? तो ये उस पुराने मेजरमेंट से बहुत ज्यादा ब्रॉडर टर्म है इवैल्यूएशन। क्लियर? अब इसकी परिभाषा में आगे बताएंगे। मूल्यांकन से तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना, यानी किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है वो देखना ही हमारा मूल्यांकन का काम होता है। क्लियर? समझ में आया? सो अब आगे देखो, इसमें आपने एक डेफिनेशन जो लर्न करनी है, बहुत सारी परिभाषा दी हुई हैं आप मोफेट जेम्स, हाँ एनसीईआरटी की डेफिनेशन लर्न कर लो, लिख लो एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहां तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। So as per NCERT, evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, यानी कि किस सीमा तक हमने उद्देश्यों की प्राप्ति की है, ये हम सिर्फ इवैल्यूएशन से ही देख सकते हैं। क्लियर? द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बच्चों ने जो सीखा वो कितना इफेक्टिव रहा। कहीं ऐसा तो नहीं, पहले क्या होता था जो एग्जाम अगर कल है तो बच्चा एक दिन पहले रट्टा मार के भी चला जाता था
लेकिन आज की डेट में जो पढ़ाया जाता है उसमें रट्टाफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सब कुछ बच्चे को समझा समझा के करवाने की कोशिश की जाती है। क्लियर? सो प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड, और कितने अच्छी तरह से हमने जिन उद्देश्यों को सोचा था उन्हें अचीव किया है। तो ये सब चीजें हम मूल्यांकन के द्वारा ही जान पाते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया इसकी परिभाषा। अब आगे बात करते हैं बेटा, नेचर ऑफ असेसमेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि हम फिर इंक्लूसिव में ही बात कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें इंक्लूसिव के अंदर ही पढ़ रहे हैं। सो अब नेचर ऑफ असेसमेंट बात करेंगे। नेचर ऑफ असेसमेंट यानी मूल्यांकन की जो है प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अगर हम इंक्लूसिव पैटर्न की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे पहला, उसमें फॉर्म होनी चाहिए इनफॉर्मल असेसमेंट। इसके अंदर हम क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं? अनौपचारिक मूल्यांकन। इसमें पहला बिंदु हम क्या सम्मिलित कर सकते हैं? अनौपचारिक मूल्यांकन, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन और असेसमेंट। सो इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे फॉर्मल तरीके तो एग्जाम वगैरह टेस्ट वगैरह होते ही थे, लेकिन इसके अंदर हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करना। तो जैसे हम फील्ड ट्रिप पर लेकर गए, वहां हमने कोई सवाल पूछ लिया, या हम क्लास में कोई सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चों को देख रहे हैं कि कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हम बच्चों को कोई एक्टिविटी देख रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि बच्चे उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर वो सारे इनफॉर्मल असेसमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जो पहले पुराने टेस्ट में इंक्लूड किया नहीं जाता था। इज इट क्लियर? तो एक तो इसमें यह आ जाता है, और दूसरा जो हम सब जानते ही हैं, इसका उल्टा क्या होगा? फॉर्मल असेसमेंट। उसके बिना तो कोई असेसमेंट पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल। फॉर्मल में वो सारी परीक्षाएं आ जाती हैं, अचीवमेंट टेस्ट आ जाते हैं, चाहे वो एफए हो गए चाहे वो एसए हो गए। तो वो सब परीक्षाएं जिनके मार्क्स अल्टीमेटली फाइनल में जुड़ने हैं या आपकी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में आपको जुड़कर मिलने होते हैं, तो वो आपका किसमें आ जाता है? फॉर्मल असेसमेंट। तो ये दोनों से मिलाकर फ्रेम किया जाता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल से। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? हमने इसका मीनिंग पढ़ा ना इवैल्यूएशन का, अब कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर पढ़ी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की विशेषताएं। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? मूल्यांकन की विशेषताएं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेटा, आप लोगों का पेज नंबर 267 पे व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, ये देखो इसमें आपको बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। इनमें से कुछ भी एक डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी की भी बता दी आपको, तो आप उसके अलावा भी एक आधी करनी हो तो कर सकते हो। अगले पेज पे आप देखोगे 268 पर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो ये आपका सारा ही कवर किया हुआ है इसमें आंसर, और इसी को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, और आगे फिर देखो इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में डिफरेंस भी दिया गया है। सो देखो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मूल्यांकन की विशेषताएं पेज नंबर 293 पर दिया हुआ है। ठीक है, सो पहला पॉइंट इसमें आएगा निरंतरता। इसमें पहली विशेषता इसकी क्या होती है बेटा? निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी। इसकी पहली विशेषता क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, लगातार। पहले जो टेस्ट होते थे ना वो साल में 2 बार या 3 बार होते थे, सेमी एनुअल है तो 2 बार हो जाएगा, और नहीं तो साल में 3 बार हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म के नाम से हो जाएगा। लेकिन अब जब से इवैल्यूएशन आया तब से माना गया है कि साल में 2 बार या 3 बार बच्चे को मेजर नहीं किया जा सकता। तो अगर हम बच्चे को डिटेल में जज करना चाहते हैं तो हमें या हम ये देखना चाहते हैं कि किस सीमा तक शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या किस सीमा तक बच्चे ने सीखा, तो वो एक्चुअल टर्म्स में जानने के लिए हमें उसको इवैल्यूएट कैसे करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअसली। यानी अब जो टेस्ट होते हैं हर मंडे हो रहा होता है या मंथली हो रहा होता है,
या वीकली हो रहा होता है, लेकिन पूरे साल चल रहा होता है। तो ये इसकी पहली विशेषता है कि ई वैल्यूएशन में जो भी एग्जाम, जो भी परीक्षाएं हैं, वो पूरे साल ली जाती हैं। तो वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूटी। समझ आ गया पहला बिंदु? सो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पूरे साल चलती है। इसमें आप यही बिंदु, यही पॉइंट बताएंगे। मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पूरे वर्ष चलती है। ये साप्ताहिक भी हो सकती है और मासिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे साल क्रमागत चलती है, लगातार। ठीक है, पहला बिंदु समझ आ गया बेटा? दूसरी विशेषता इस करिकुलम में क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस। दूसरी विशेषता क्या है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब व्यापकता, यानी व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या होता है? डिटेल। यानी जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए? डिटेल्ड होना चाहिए। डिटेल का मतलब क्या होता है बेटा? डिटेल का मतलब होता है कि उसमें सभी कुछ सम्मिलित हो, यानी उसमें बच्चे का स्कॉलेस्टिक, as well as को स्कॉलेस्टिक वाला पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। सो स्कॉलेस्टिक का मतलब क्या है? जो आपका मतलब किससे सम्मिलित हो गया? आपका जो आपके विषय होते हैं, शैक्षणिक विषय। ठीक है, ये कौन से विषय होते हैं? लेकिन सिर्फ शैक्षणिक विषय नहीं होते, अदर भी तो होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सह शैक्षणिक। इसमें शैक्षणिक विषयों को भी इंक्लूड किया जाता है और सह शैक्षणिक विषयों को भी इंक्लूड किया जाता है। सो स्कॉलेस्टिक मतलब कौन से विषय हो गए? जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ते हो ना, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? सह शैक्षणिक मतलब उसके अलावा जैसे गेम्स हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, डांस हो गया, ये सब विषय भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये सब एरियाज को टच करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ये बच्चे के हर एरिया को टच करता है, डिटेल में टच करता है। तो इसलिए इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है? कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इज इट क्लियर? पुराने जो टेस्ट होते थे वो इतने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते थे, लेकिन ये बच्चे के हर पहलू को टच करता है, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव माना गया। क्लियर? तीसरी विशेषता इसके अंदर क्या है बेटा? नॉन कन्फाइनमेंट टू द क्लासरूम। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? नॉन confinement to the classroom। नॉन कन्फाइनमेंट टू द क्लासरूम, इसका मतलब है केवल कक्षा तक सीमित नहीं, केवल कक्षा तक सीमित नहीं। यानी पहले होता था एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, दैट्स इट। चल, तो मतलब उस समय होता था कि सिर्फ कक्षा जो है ना वो चार दीवारी तक सीमित है, लेकिन आज की डेट में बच्चे को अगर कोई एजुकेशन देते हैं तो हम उसे प्लेग्राउंड में भी लेके जाते हैं, लाइब्रेरी में भी लेके जाते हैं, लेबोरेटरी में भी लेके जाते हैं। इट मींस कि वो सिर्फ फोर वॉल्स तक लिमिटेड नहीं है। उस एक चीज को सिखाने के लिए उसे 10 तरह की एक्टिविटी साथ और कराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमें बताना है बच्चे को कि पानी में सॉल्युबल क्या होता है और क्या नहीं होता, तो हमने उसे प्लेग्राउंड ले गए, मिट्टी थोड़ी सी कलेक्ट करा ली, तो अब देखो जी पानी में घोल के ये घोल मतलब सॉल्युबल नहीं है। फिर हमने उसको दिखाया कि भाई अपने घर से, किचन से तुम्हें लेके आना है चीनी नमक, तो वो अपने घर से चीनी नमक लेके आया, अब उसमें घोल कर दिखाया, हाँ जी ये घुल रहा है, नमक भी घुल रहा है और चीनी भी घुल रही है। तो ऐसे करके फिर उसको जो है मतलब और चीजें भी दिखा दी। अब उसको लैब में लेकर गए, कुछ चीजें लैब में अवेलेबल है तो वो उसको दिखाई पानी में डाल डालकर। तो ऐसे करके फिर उसे लाइब्रेरी में लेकर गए कि किताबें देखो, इनमें ये एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं, इनको भी पढ़कर देखो। तो अब वो जो एजुकेशन है वो सिर्फ क्लास में जो बुक आपको पढ़ाते थे वहां तक लिमिटेड नहीं रही। आपने उसे एक चीज को सिखाने के लिए उसको कितनी सारी मतलब उसके घर से भी हेल्प ली, प्लेग्राउंड से भी हेल्प ली, कहाँ से हेल्प ली, लैब में भी लेकर गए। तो एक चीज सिखाने के लिए बच्चे को एक्सपीरियंस जो है ना वो सिर्फ फोर वॉल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। तो जो इसकी विशेषता है मूल्यांकन की वो क्या है? कि इट्स नॉट कन्फाइनमेंट टू द क्लासरूम, यह सिर्फ कक्षा शिक्षण तक सीमित
नहीं है। इज इट क्लियर? तो आज की डेट में बच्चे को एजुकेशन जो है वो बहुत ही डीपली सिखाई जाती है, बाहर सब सहयोग से सिखाई जाती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एजेंसीज, इसके अंदर क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एजेंसीज, इसके अंदर सभी एजेंसीज को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर सभी एजेंसीज को सम्मिलित किया जाता है। सभी एजेंसीज क्या क्या होती हैं? जो शिक्षा के लिए रोल प्ले करते हैं, सोसाइटीज। सभी एजेंसीज मतलब जो सब इसमें हेल्प कर सकते हैं, वो समाज भी हो गया, वो गवर्नमेंट भी हो गई, वो एजुकेटर्स भी हो गए, जो आपके प्रोफेशनल्स हैं वो भी हो गए। तो इसके अंदर उस हर पार्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, उस हर पार्ट से मदद ली जाती है। क्यों ली जाती है? ताकि हम बच्चे को वो एजुकेशन दें जो समाज के अनुसार हो, ताकि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो ऐसा ना लगे कि मैंने तो जो सीखा वो टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे कुछ और करना पड़ रहा है, कुछ और सीखना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो, उसकी उस स्कूल की शिक्षा में, और जो वो स्कूल के बाहर जब जाएगा, जॉब के लिए जाएगा या जीवन यापन के लिए जाएगा, तो वहां उसे कुछ अलग से माहौल ना मिले। जो उसने यहाँ सीखा है वही उसके आगे चल के काम आए। तो उन दोनों में क्लोज कनेक्शन मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सभी एजेंसीज को यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इज इट क्लियर, चाहे वो सोसाइटी हो। तो हमें इसके अंदर सभी पहलुओं को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है? एंड देन लास्ट पॉइंट इज, इसकी आखिरी विशेषता जो बताई गई है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, सॉरी इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार लाना, इसकी आखिरी विशेषता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार लाना। सुधार लाना मतलब वो पहले नहीं हो सकता था इतना ज्यादा जितना अब हो पा रहा है इवैल्यूएशन के बाद में, कि आप पूरे के पूरे शैक्षिक ढांचे को ही आपने इंप्रूव कर दिया है। बच्चे का लेवल उठ के यहाँ से यहाँ आ गया है, और वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि आप टर्म इवैल्यूएशन लेकर आए, जो ज्यादा ब्रॉडर है, जो ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है, जो ज्यादा अच्छे तरीके से बताती है कि शिक्षा के उद्देश्यों को हमने किस सीमा तक प्राप्त किया। तो इसलिए ज्यादा बेटर होने की वजह से ये पूरे के पूरे शिक्षा के लेवल को ही इंप्रूव कर देती है। इज इट क्लियर? तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब आगे इसमें लास्ट पार्ट इस टॉपिक पे जो हमने करिकुलम पे करना है, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन, वो नीड और इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ मूल्यांकन की उपयोगिता या मूल्यांकन का महत्व। अब हमने इसके अंदर लास्ट चीज क्या करनी है? मूल्यांकन की उपयोगिता या इसका महत्व, इसका फायदा, क्यों हमें इसकी जरूरत है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होंगे ना जिसकी वजह से हमें इसकी जरूरत है। तो इसका पहला बिंदु, पहला पॉइंट दिया हुआ है, टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल्स। टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल्स, विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना। पहला बिंदु हम इसमें क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना। विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना। अगर हमें ये चेक करना है कि बच्चे ने किस सीमा तक अचीव किया, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, तो किस सीमा तक उसने अचीव किया, अगर हमें ये टेस्ट करना है तो ये बेस्ट वे है, ये बेस्ट तरीका है बच्चे की उस अचीवमेंट को टेस्ट करने का। इज इट क्लियर? इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, हमने अभी जैसे डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव, हर तरीके से हम बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हेल्पफुल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। दूसरा बिंदु यहाँ क्या लिखेंगे? हेल्पफुल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक।
पहले ऑलराउंड डेवलपमेंट पर हम फोकस नहीं करते थे। पहले स्कूल में आना मतलब मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चा आता था। पहले जब बच्चे को पढ़ाते थे, पर पढ़ाने पर पूरा साइन बच्चा आया क्लास में, लंच ब्रेक तक वहीं बैठा रहा, लंच ब्रेक में खाना खाया, थोड़ा खेला और फिर आकर पढ़ने लगा, या कोई फ्री पीरियड है तो भी बच्चा क्लास में ही बैठा हुआ होता था। लेकिन आज की डेट में हम बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो करिकुलम है उसमें अगर आप इवैल्यूएशन टर्म को ऐड कर रहे हो, तो हमने देखा ना उसमें इवैल्यूएशन हमने स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों एरियाज को इंक्लूड किया। तो उसकी वजह से हम बच्चे के सभी पहलुओं को टच करते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल हो, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का पॉसिबल हो पाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट आ जाता है टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग। टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग, शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए, टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग। बेटा इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे जो तुमने पढ़ा वो तो लर्निंग है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया वो टीचिंग है। जैसे तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए ये देखने की जरूरत है कि हमने कितना सीखा, ऐसे मुझे भी सक्सेसफुल होने के लिए देखने की जरूरत है मैंने कितना अच्छा सिखाया। तो एक तरह से लर्नर की लर्निंग भी तभी सक्सेसफुल होती है जब टीचर की टीचिंग सक्सेसफुल बने। इज इट क्लियर। तो मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कितना सिखाने में कामयाब हो रही हूँ, तो उसके लिए भी इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं मेरी मदद करेगा। जब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो मुझे अपनी टीचिंग अपने आप पता चल जाएगी कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया। इज इट क्लियर। तो उस इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी हमें जो है इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्यों को स्पष्ट करना, लक्ष्यों को स्पष्ट करना। मूल्यांकन लक्ष्यों को स्पष्ट करने में भी मदद करता है, सहायता करता है। मतलब अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो किस सीमा तक अचीव किए हम कैसे देख पाएंगे। बेसिकली मूल्यांकन का अर्थ ही यही होता है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति की गई। तो जिन उद्देश्यों की आप बात करें उन्हें पहले क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, उन्हें पहले उस तरह से बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस उद्देश्य को बनाओगे उसी को तो अचीव करने पर पूरे साल ध्यान दोगे। इज इट क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर उद्देश्यों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। चौथा पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक। देखो सारे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, क्लास में सभी पढ़ने वाले बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत कम इंटेलिजेंट होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो मूल्यांकन हमारे पास एक मतलब टूल है हाथ में, एक उपकरण है जो हमारी मदद करता है ये जानने में भी कि बच्चे ने किस सीमा तक सीखा, और उसके आधार पर हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि बच्चे जो है उसमें हर बच्चे में सेम कैपेबिलिटी नहीं है। तो कोई बच्चा बिलो एवरेज है, कोई अबव एवरेज है, कोई गिफ्टेड है, कोई क्रिएटिव है। तो हम हर बच्चे को उसकी कैलिबर के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है एक्ट एज इंसेंटिव, प्रेरणा के रूप में कार्य करना। अगला पॉइंट क्या बताएंगे, प्रेरणा के रूप में कार्य करना, एक्ट एज इंसेंटिव्स। बेसिकली इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं और हमें सैलरी के अलावा इंसेंटिव मिल जाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है कि इस मंथ हमने जो है अपनी सेल को अचीव कर लिया और हमें बदले में इंसेंटिव भी मिल गया। तो सेम ऐसे ही अगर एग्जाम में भी हम मेहनत करते हैं और हमें मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या काम करता है कि इंसेंटिव का काम करता है। हम अगली बार और अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है एक इंसेंटिव देकर हमें। ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन एडमिशन, दाखिले में सहायक। हेल्पफुल इन एडमिशन, दाखिले में सहायक। अगला फायदा इवैल्यूएशन का क्या होता है, जैसे मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप अगर मान लो कहीं और स्कूल में पढ़ना चाहते हो जिसमें आपका हमेशा से पढ़ने का मन था लेकिन पहले एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप अभी ले पाओगे क्योंकि आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो जिसकी वजह से आपको कहीं पर भी आपकी मन मर्जी के अनुसार एडमिशन मिल जाएगा। फिर आ जाता है बेटा टू अवॉर्ड स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करना। टू अवॉर्ड स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करना। बेटा कई बच्चे जो ऐसे होते हैं इतने इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके घर में उतनी प्राप्त सुविधाएं नहीं होती है अवेलेबल।
मतलब जैसे कि कई बच्चों की तो वर्दी हो गया, जैसे ड्रेस बोलते हो, किताबें हो गया, जो बुक्स होती हैं, या शूज हो गए, जूते हैं, इन सब चीजों के लिए भी पेरेंट्स पैसे नहीं जुटा पाते। तो स्कॉलरशिप इन सब जगहों पे बहुत मदद करती है। जैसे कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा लेकिन फीस नहीं दे सकता स्कूल की, तो स्कॉलरशिप अगर उसने कहीं पे गेन कर ली, उसने कोई ऐसा स्कॉलरशिप एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो उसकी वो पूरी फीस क्या हो जाती है, माफ हो जाती है, और वो अपनी मर्जी के अनुसार आगे पढ़ सकता है। तो बेसिकली इसके लिए भी बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगला आ जाता है टू प्रोवाइड गाइडेंस, निर्देशन देना। टू प्रोवाइड गाइडेंस, निर्देशन देना। ये बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट गाइड करता रहता है कि बेटा इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, इस सब्जेक्ट में इतनी और मेहनत करो, और आप मतलब जो है अगर आगे चल के आपने कोई विषय मतलब लेना है तो वो ये विषय है। जैसे मैथमेटिक्स में एक बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो उसे गाइड किया जा सकता है कि आगे चल के आप जो है अकाउंटेंट बन सकते हो, आगे चल के आप जो है बैंक में जॉब कर सकते हो, आगे चल के आप मैथ्स के टीचर बन सकते हो। तो ऐसे करके उसे गाइडेंस भी दी जा सकती है उसी के आधार पर। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन हमें उस तरह की गाइडेंस देने के लिए भी सक्षम बनाता है। क्लियर? फिर आ जाता है इसके बाद टू इन्फ्लुएंस लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करना। यह हमारी लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि जैसे पहले होते थे ऐसे टाइप क्वेश्चंस, तो बच्चे 5 क्वेश्चन आने होते थे, तो बच्चे कहते थे कि हम कोई 3 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के चले जाएं तो उसमें से 3 सवाल हमारे निकल जाएंगे, और 5 में से हम 3 क्वेश्चन कराएंगे तो पास हो जाएंगे। तो पहले बच्चे ऐसे पढ़ा करते थे, लेकिन आज की डेट में कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो बच्चे जो है जैसे मान लो अगर 2 चैप्टर 2-2 करके आ रहे हैं, तो हर बारी वो जो 2 चैप्टर आ रहे हैं उसमें डिटेल में पूछा जाता है, तो बच्चा रट्टा नहीं मार सकता। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जब, तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि आप पेपर में कोई एक नंबर भी जो है ना छूट ना जाए। तो आज की डेट में बच्चे को डिटेल में सीखना पड़ता है हर चीज। तो यह भी बहुत ज्यादा मतलब उसकी लर्निंग पे इफेक्ट डालता है। पहले लर्निंग क्या होती थी कि 5 में से 3 क्वेश्चन करे तो भी काम चल गया। आज की लर्निंग क्या होती है, डिटेल होती है कि उसे हर पॉइंट को, हर लाइन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो जो इवैल्यूएशन है वो हमारी लर्निंग के ऊपर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। क्लियर? फिर आ जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति का प्रगति की रिपोर्ट करना, प्रगति की रिपोर्ट करना। फिर इसी के आधार पर यह एक तरीका है, यह एक टूल है जो हमारे बच्चे की प्रगति के बारे में उसको बताता है। इज इट क्लियर? तो जब मार्कशीट मिलती है वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड होता है, जिसमें उसका ना केवल वो विषय जो पढ़ने वाले हैं उसमें उसकी रिपोर्ट, बल्कि उन विषयों में भी जो पढ़ने वाले नहीं हैं तो उनमें भी उसकी रिपोर्ट का हमें पूरा डिटेल प्रोवाइड करता है। क्लियर? अगला आ जाता है इसके बाद टू प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च, टू प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना, अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना। इसका एक फायदा और क्या होता है बेटा कि अगर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कोई पॉइंट चाहिए स्टडी का, तो बेसिकली यहाँ पर हमें इतने पॉइंट स्टडी के मिल सकते हैं जिनके आधार पर हम आगे चल के अपनी रिसर्चेस कर सकते हैं और आगे चल के लोगों को नए नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्लियर? क्लियर? आगे आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन।